अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 5 दिसंबर 1945 2:10 यूएस नेवी के 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स फ्लोरिडा सिटी से टेक ऑफ करते हैं। इस उड़ान को कहा जाता है फ्लाइट 19। अपना एक 3 घंटे का रूटीन ट्रेनिंग मिशन करने, यानी कोई ये एक स्पेशल उड़ान नहीं थी, बस ये रूटीन का एक ट्रेनिंग सेशन था। नाजरीन, वियर्ड फैक्ट्स चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स हैं जिनको लीड किया जा रहा है एक फ्लाइट लीडर की तरफ से। ये 5 प्लेन्स उड़ान भर के ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, मौसम काफी साफ है, लेकिन उड़ान भरने के तकरीबन 2 घंटे बाद फ्लाइट लीडर रिपोर्ट करते हैं कि कंपस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। इनका कंपस काम करना बंद कर जाता है। ये अपना बैकअप कंपस निकालते हैं। बैकअप कंपस भी बिल्कुल फेल हो जाता है। इन्हें एक्चुअल में पता नहीं है कि इनकी पोजीशन कहां पर है। ये बाकी प्लेन्स के पायलट से भी पूछते हैं और उनके भी इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर चुके हैं। फ्लाइट लीडर का नाम है लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर और कंपस खराब होने के बाद काफी कंफ्यूजिंग मैसेजेस सुनने को मिलते हैं रेडियो ट्रांसमिशन पर। टेलर कहते हैं, बोथ माय कंपसेस आर आउट and I am trying to find Fort Lauderdale, Florida. I am over land but it is broken. I am sure I am in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. मौसम अब आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ता जा रहा है। 4:56 टेलर को लगता है कि उनके जहाज गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर पहुंच चुके हैं, इसलिए अब उन्हें ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। इसीलिए वो अपने सारे प्लेन्स को कमांड देते हैं कि ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए। लेकिन उन प्लेन्स में क्रू मौजूद है जो कहता है कि हम ईस्ट में ऑलरेडी हैं, हमें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। इस ऑर्डर के एकदम बाद उनमें से एक प्लेन से एक रेडियो ट्रांसमिशन सुनने को मिलता है। Damn it, if we could just fly west, we could get home. Head west, damn it. यानी बाकी क्रू मेंबर्स को शक है कि उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए घर पहुंचने के लिए। मौसम मुसलसल बिगड़ता रहता है और सूरज ढलने लगता है। आखिर अंधेरा हो जाता है। इस वक्त माना जाता है कि ये प्लेन्स एक्चुअल में 370 किलोमीटर वेस्ट में थे फ्लोरिडा के। 7:04 टेलर की तरफ से आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है। All planes close up tight. We all have to ditch unless landfall. When the first plane drops below 10 gallons, we all go down together. और उसके बाद ये पांचों के पांचों प्लेन गायब हो जाते हैं। आज के दिन तक हम इनके बारे में नहीं जानते कि ये पांचों प्लेन्स कहां पर हैं, इनके साथ क्या हुआ था। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है 13 लोगों के क्रू के साथ। इसका मिशन है इस फ्लाइट 19 को ढूंढना। ये ढूंढने निकलता है और ये भी गायब। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब और फिर मरीनर एयरक्राफ्ट के 13 लोग गायब। इसके बाद कई दिनों तक एक एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है। उस वक्त का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन बुलाया गया था। इसका मकसद था इन दोनों एयरक्राफ्ट्स को ढूंढना, मगर ना तो किसी एयरप्लेन का कोई टूटा हुआ हिस्सा मिलता है और ना ही किसी इंसान की कोई बॉडी मिलती है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जहाँ पे ये दोनों प्लेन गायब होते हैं उस जगह को आज के दिन में हम बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। This area is one of the most dangerous places on earth. There's all these shipwrecks out there. 27 men are never seen again. नाजरीन, आपने बहुत दफा लोगों को कहते सुना होगा कि आसमान खा गया या फिर जमीन निकल गई, लेकिन अर्थ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों ने क्लेम किया है कि वहाँ पे सच में ऐसे होता है। ये जगह नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्ट रीजन में है। यूएस की स्टेट फ्लोरिडा से लेके पर्टो रिको, आइसलैंड एंड बरमूदा के बीच में है। क्योंकि ये तीनों मिलकर ट्रायंगल बनाते हैं, इसलिए इस एरिया को कहा जाता है बरमूदा ट्रायंगल। बरमूदा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। साल 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की खोज करने निकले थे तो उन्होंने ये क्लेम किया कि जब वो यहाँ से गुजरे तो उनका कंपास काम करना बंद कर चुका था। और एक रात उन्होंने जब अपने जहाज से बाहर आसमान की तरफ देखा तो उन्हें आसमान से एक अजीब सी रोशनी जो आग के गोले की तरह दिखती थी सीधा समंदर में गिरते हुए नजर आती है। यहाँ से शुरू हुई ये कहानी। उसके बाद आने वाली सदियों में कई नाम दिए गए इस जगह को। द ग्रेवियर्ड ऑफ द अटलांटिक, द सी ऑफ डूम, सरगासो ग्रेवियार्ड, ये ऐसे नाम थे जिनको 18th एंड 19th सेंचुरी में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जो बरमूदा ट्रायंगल नाम था इसे एक्चुअल में सिर्फ 1964 में इस्तेमाल किया गया। एक मैगजीन थी अर्गोसी नाम से। विंसेंट हेज गदीस नाम के आदमी ने एक आर्टिकल लिखा इस मैगजीन में जिसका टाइटल था द डेडली बरमूदा ट्रायंगल। और ये पहली बार था जब बरमूदा ट्रायंगल लफ्ज का इस्तेमाल किया गया था। इस आर्टिकल में उन्होंने कई वाकयात का जिक्र किया था जो पिछले कुछ सालों में वहां पर हुए थे, जिनमें फ्लाइट 19 और मरीनर एयरक्राफ्ट का तज़किरा भी शामिल था।
इस आर्टिकल में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी कि ये वाकयात होते क्यों हैं, लेकिन इस आर्टिकल की वजह से ये स्टोरी उस टाइम की टॉप स्टोरीज में शामिल हो गई, जिसकी वजह से बरमूदा ट्रायंगल पर बेशुमार बुक्स लिखी गई, बेशुमार फिल्में बनाई गई और बहुत सी कंप्यूटर गेम्स भी बनाई गई। कुछ और वाकयात पर बात करें तो 1888 में एक शिप था जिसका नाम था एलन ऑस्टिन। ये इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकलता है। 2 से 3 दिन ट्रैवल करने के बाद इस शिप का जो कैप्टन था, जिसका नाम ग्रिफिन था, वो एक अनप्लान्ड शॉर्टकट लेता है ताकि जल्दी पहुंच जाए। और ये जो शॉर्टकट था ये बरमूदा ट्रायंगल के पास से होकर गुजरता था। और जैसे ही बरमूदा ट्रायंगल का एरिया आता है तो कैप्टन ग्रिफिन को थोड़ी दूर एक बोट दिखाई देती है जो बिना किसी पैटर्न के बड़े अजीब तरीके से इधर उधर मूव कर रही थी। कैप्टन ने कई बार कोशिश की कम्युनिकेट करने की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उस बोट से। शुरू में तो ये लोग डर रहे थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद कैप्टन ने कुछ लोगों को उस बोट में भेजा ये चेक करने के लिए कि ये बोट रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही है। उस बोट में पहुंचने के बाद हर कोई शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वो पूरी की पूरी बोट खाली थी, उसमें कोई भी नहीं था। न तो कोई कैप्टन था, न कोई क्रू था, न ही कोई पैसेंजर था, और सारी चीजें उस बोट की सलामत थी, कोई डैमेज नहीं था। उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये जो बोट है इसको अपने साथ न्यूयॉर्क लेके चलते हैं। वहाँ पे जो अथॉरिटीज हैं उनको इन्फॉर्म कर देंगे ताकि जो इलीगल अगर एक्टिविटीज हो रही थी यहाँ पे तो उसे ट्रैक किया जा सके। अब जब ये लोग बोट को अपने साथ लेकर चलते हैं तो एक बहुत ही भारी तूफान आता है और कुछ देर के लिए बोट वहां से गायब हो जाती है। तो जैसे ही तूफान खत्म होता है तो ये बोट दोबारा से दिखती है, और जब लोग इसको दोबारा देखते हैं तो सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग इसको न्यूयॉर्क लेके जा रहे थे वो सारे के सारे लोग गायब हो चुके थे और जो बोट थी उसको कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद ये लोग बोट को उधर ही छोड़ देते हैं और खुद न्यूयॉर्क चले जाते हैं। नेक्स्ट डे हर तरफ ये कहानी फैल जाती है। एक और बोट थी जिसका नाम था मैरी सेलर्स। इसको 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क से इटली के लिए निकलना था, और ये जो शिप थी इस पे भी बहुत सारे लोग थे और खचाखच भरी हुई थी ये शिप। लेकिन जब ये शिप बरमूदा ट्रायंगल के पास पहुंचती है उसके थोड़ी देर बाद ये शिप गायब हो जाती है। इसको बहुत ढूंढा जाता है लेकिन ये कहीं भी नजर नहीं आती। लेकिन करीब 1 महीने के बाद 4 दिसंबर 1872 को ये शिप दोबारा नजर आती है। अब जिन लोगों को ये शिप वहां पे तैरता हुआ नजर आता है ये लोग इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद रेस्क्यू टीम आती है। हैरानी की बात सबसे ज्यादा ये थी कि पूरी शिप के ऊपर कोई एक भी आदमी नहीं था। पूरी की पूरी शिप को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था, यहाँ तक कि डिनर टेबल पर खाना भी पड़ा हुआ था। खाने की जो प्लेट्स थी वो एज इट इज पड़ी हुई थी, लेकिन कैप्टन, क्रू और पैसेंजर्स सब के सब गायब थे। इन लोगों का आज की डेट तक पता नहीं चल पाया कि ये लोग गए कहाँ। बरमूदा ट्रायंगल की रोंगटे खड़े कर देने वाली मिस्ट्रीज हर नए वाक़े के साथ एक बार फिर से लोगों के ज़हनों में ताज़ा हो जाती हैं, और एक बार फिर से साइंसदान इन मिस्ट्रीज का जवाब तलाश करने की खोज में लग जाते हैं। लेकिन इस बार साइंसदानों ने कुछ ऐसे ठोस शवायद इकट्ठे किए हैं जिनसे जाहिर होता है कि शायद अब ये मिस्ट्री वाकई ही सॉल्व हो गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाली एक अमेरिकन साइंटिस्ट टीम ने सैटेलाइट से बरमूदा ट्रायंगल की एक कड़ी जांच की। उनको ऐसा देखने को मिला जो आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो ना ही स्क्वायर हैं ना ही सर्कल, बल्कि ये क्लाउड्स हेक्सागन की शेप में हैं और इनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा है। एक्सपर्ट्स टीम का मानना है कि ये क्लाउड्स कोई आम क्लाउड्स नहीं बल्कि एयर बॉम्ब्स क्लाउड्स हैं। यानी जब ये अजीब से क्लाउड्स बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज हवा के झोंके चलते हैं जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर होती है। हवा के इन झोंकों की स्पीड इतनी तेज होती है कि उनमें ना ही कोई हवाई जहाज आसानी से उड़ सकता है, और हवा की स्पीड की वजह से जो समंदर में लहरें पैदा होती हैं उनकी वजह से कोई बहरी जहाज भी नहीं तैर पाता। साइंसदानों का कहना है कि बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले वाकयात की बड़ी वजह ये भी हो सकती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।